Hey, good morning everyone. This is Avinav Rai and welcome to Electrical for All. Today we are going to discuss about the lecture 2 of transmission line components. जहां हमको डिस्कशन करना है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग. देखिए, जो भी हमने इंसुलेटर पढ़ा है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंसुलेटर है वह है स्ट्रिंग इंसुलेटर, है ना. तो स्ट्रिंग इंसुलेटर को और थोड़ा डीप में हमको जानना है कि स्ट्रिंग इंसुलेटर में और सारी चीज़ें क्या होती हैं. उसके बाद उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में, है ना, विद उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन, कैसे हम उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स. ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हमें आज डिस्कशन करनी है. सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग इंसुलेटर या सस्पेंशन इंसुलेटर जो है वो कैसा होता है. फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ. सस्पेंशन इंसुलेटर में क्या होती है, बहुत सारी डिस्क लगी होती हैं. अब ये डिस्क, कितनी डिस्क लगानी है ये डिपेंड करता है कि कितने केवी की लाइन है, क्योंकि हर एक डिस्क की वैल्यू कितनी होती है, 11 केवी. हर एक डिस्क की वैल्यू 11 केवी. अगर 33 केवी की लाइन है तो हमको कितनी डिस्क लगानी है, 3 डिस्क लगानी है ना. अब इन डिस्क को हम एक मेटल फिटिंग्स के द्वारा क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच करते हैं. उसके बाद ये डिस्क कहाँ पे अटैच होती हैं भाई, क्रॉस आर्म में. ठीक, जो भी मेरा पोल का क्रॉस आर्म है वहां पे जाके क्या हो जाएंगी, ये मेरा मान लीजिए पोल है और ये पोल का क्या है, क्रॉस आर्म है. वहां जाके ये डिस्क अटैच हो जाएंगी. उसके बाद इन डिस्क से अटैच किया जाएगा क्या, मेरा कंडक्टर. ठीक, इन डिस्क से अटैच होगा क्या, मेरा कंडक्टर. ठीक, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है मेरा किसका, स्ट्रिंग इंसुलेटर का. ओके, तो अब इसमें क्या देखने की बात है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे डिस्कशन करना है, ये सारी चीजें हम यहां देखते हैं. जैसे कि यहां पे डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया है, जो पहला यहां पे डायग्राम है वहां पे दिखाया गया आपको, यहां पे 3 इंसुलेटर्स हैं. ठीक, और हर एक इंसुलेटर को एक मेटल फिटिंग के द्वारा क्या किया गया है, अटैच किया गया है. ये क्या है, सारी मेटल की फिटिंग्स है ना. अब यहां पे क्या होता है कि कैपेसिटेंस बनता है. कैपेसिटेंस देखिए, नॉर्मल अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में क्या प्रेजेंट होता है भाई, एक मेटल, 2 पैरेलल प्लेट होती हैं मेटल की. ठीक, उन्हें उसके बीच में कोई ना कोई इंसुलेटर होता है जिसकी अपनी एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है. तो ऐसे मेरा कैपेसिटर बनता है. तो कुछ वैसा ही यहां पे भी बन रहा है. यहां पे 2 मेटल फिटिंग्स हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे 2 मेटल फिटिंग्स हैं और उस 2 मेटल फिटिंग के बीच में लगा हुआ है क्या, एक इंसुलेटर. ठीक, तो अगर 2 मेटल फिटिंग्स के बीच में अगर आप एक इंसुलेटर लगाओगे और उसमें वोल्टेज आप अगर इंपोज करोगे, कंडक्टर यहां पे लगा है तो कंडक्टर में अपना वोल्टेज होगा या करंट होगी. अगर उसमें आप करंट डालोगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, एक कैपेसिटर की तरह, है ना. तो यहाँ पे कैसे है, एक पैरेलल प्लेट मान लीजिए, दूसरी पैरेलल प्लेट मान लीजिए, उसके बीच में क्या है, इंसुलेटर. उसी तरह एक और पैरेलल प्लेट, फिर एक इंसुलेटर, फिर एक और पैरेलल प्लेट, फिर एक इंसुलेटर. तो ये कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर की तरह, है ना. तो यहाँ पे 2 तरह की आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगी. एक तो कैपेसिटर हो गया ये जो दिख रहा है आपको, सी. ठीक, तो अगर मान लीजिए इसमें और कोई कैपेसिटेंस नहीं है इस टाइम में, तो जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, V/3 और V/3, है ना. क्योंकि V1, V2, V3 जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर कोई भी और क्या, मतलब यहाँ पे कोई और कैपेसिटेंस अगर नहीं लगा हुआ है. लेकिन यहाँ पे एक और कैपेसिटेंस होता है. इस कैपेसिटेंस को हम क्या बोलेंगे भाई, सीरीज कैपेसिटेंस, क्योंकि ये कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं. और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. अब यहां पे क्या होता है कि आपका तो क्रॉस आर्म तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे एक पोल भी लगा हुआ है. तो पोल के पास, पोल भी किस चीज का बना हुआ है, पोल बना है किसका, मेटल का, है ना. तो ये भी मेटल है और ये मेटल जाके किससे कनेक्ट हो रहा है भाई, अर्थ से, है ना. और ये वाला जो मेटल है, ये वाला या ये वाला जो मेटल है, ये कनेक्टेड किससे है मेरा, वोल्टेज से, है ना. ये कैसे कनेक्टेड है,
वोल्टेज से। तो इस मेटल और इस मेटल के बीच में भी एक क्या बनेगा, कैपेसिटेंस बनेगा, ठीक है ना। दो मेटल्स हैं तो दो मेटल्स के बीच में इंसुलेटर है। अब यहाँ पे इंसुलेटर का काम कौन कर रहा है, एयर कर रही है, ठीक। यहाँ पे इंसुलेटर का काम कौन कर रहा था, मेरा सस्पेंशन इंसुलेटर का डिस्क, ठीक। यहाँ पे कौन कर रहा है, एयर कर रही है। अब इस एयर के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, मेरा कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा आपकी देखा है तो पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर में दोनों साइड क्या होता है, कंडक्टर। तो यहाँ भी एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब यहाँ पे कौन सा कंडक्टर है भैया, यहाँ पे वो मेटल फिटिंग्स की रॉड है, और यहाँ पे क्या है, मेरा सेल्फ, मेरा पोल है। तो पोल भी कंडक्टर, मेटल फिटिंग भी कंडक्टर। कंडक्टर के बीच में क्या लगा हुआ भाई, इंसुलेटर, एयर। इंसुलेटर कौन है, यहाँ पे एयर है, जिसके चलते यहाँ पे भी एक क्या बन रहा है, कैपेसिटेंस बन रहा है ना। तो इस कैपेसिटेंस को हम बोलेंगे क्या, शंट कैपेसिटेंस। क्या, शंट कैपेसिटेंस, क्योंकि ये पैरेलली होता है, ठीक। जिसके कारण इस शंट कैपेसिटेंस के कारण जो यहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल नहीं रह जाता है ना। क्या नहीं रह जाता, इक्वल नहीं रह जाता। अब अगर ये शंट कैपेसिटेंस यहाँ पे नहीं होता तो ये कैपेसिटर के बीच में जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता वो क्या होता, इक्वल होता। लेकिन यहाँ पे शंट कैपेसिटेंस आ जाने के चलते में चक्कर में यहाँ पे वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं रह जाता। तो यहाँ पे वोल्टेज कैसे हो गया, V1, V2 और V3, तीनों अलग अलग वोल्टेजेस है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिमेंबर करने की बात है, हमेशा ध्यान पे रखना है कि जो कैपेसिटर या जो इंसुलेटर किसके, कंडक्टर के सबसे नजदीक होगा। यहाँ पे 3 इंसुलेटर लगाते हैं मान लीजिए हम 33 kV के लिए, है ना। मान लीजिए ये इंसुलेटर 1, ये 2, ये 3। तो जो इंसुलेटर 3 है, जो कंडक्टर के सबसे नजदीक है, उसका वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखने की बात है जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कि ये एक कैसा डायग्राम है, 3 डिस्क के स्ट्रिंग सस्पेंशन इंसुलेटर का डायग्राम है ना। हर एक इंसुलेटर 2 मेटल लिंक से क्या है, कनेक्टेड है, जिसके चलते वहां पे उसका सेल्फ कैपेसिटेंस बनता है, जिसको म्यूचुअल कैपेसिटेंस भी बोला जाता है, ठीक। अब अगर सिर्फ और सिर्फ वहां पे म्यूचुअल कैपेसिटेंस रहेगा तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इक्वल रहेगा, मतलब V/3। लेकिन अगर एक्चुअल प्रैक्टिस देखी जाए तो वहां पे क्या आ जाता है, एक तरह का शंट कैपेसिटेंस भी डेवलप हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे पोल भी मौजूद है, ठीक है। और पोल भी किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है ना। तो 2 मेटल्स के बीच में क्या बन जाएगा, शंट कैपेसिटेंस, जिसको हम C1 से नाम देंगे, और जो सीरीज कैपेसिटेंस है उसको C से नाम देंगे। तो C1 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 और C C C, 3 C और 3 C1 बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो और क्या लिखा गया है, ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस चार्जिंग करंट इज नॉट सेम थ्रू द ऑल डिस्क ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक। तो वोल्टेज, इसलिए जब चार्जिंग करंट अगर इक्वल नहीं रहेगी तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना। और क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानने की बात, जो डिस्क सबसे नियरेस्ट होगा कंडक्टर के, उस डिस्क का वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा, है ना, ठीक। अब V इज टू क्या होता है भाई, IR होता है। तो I इज टू क्या होगा, बोलिए, V/R, ठीक। यहाँ पे R का तो कोई सीन नहीं, यहाँ पे सीन है किसका, XC का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको बोलते हैं 1/ωc। तो अगर यहां से अगर हम IC की वैल्यू निकालेंगे या चार्जिंग करंट या करंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, V/XC, जिसको हम लिख सकते हैं VωC। ओमेगा इज टू क्या होता है, 2πf। क्लियर है। तो इतनी सारी चीजें। अब हम आगे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डेरिवेशन। तो ये सारी चीजें हमको क्या होनी चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसुलेटर किसको बोलते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास एक क्या है, टोटल वोल्टेज है। मान लीजिए ये 3 स्ट्रिंग है, तो तीनों स्ट्रिंग का अपना अपना वोल्टेज होगा, ठीक। मान लो V1 V2 और V3, V1 V2 और V3, तीनों का समेशन जो होगा वो होगा क्या, टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। V3 क्या है, V3 कौन सा वोल्टेज है,
उस इंसुलेटर का वोल्टेज है जो सबसे नियरेस्ट है किसके, कंडक्टर के, है ना। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है कि टोटल वोल्टेज क्या होगा, सारे इंसुलेटर का वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, और V3 कौन सा वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है भाई, वोल्टेज नियरेस्ट टू द कंडक्टर, है ना। तो यहां पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द स्ट्रिंग सस्पेंशन इंसुलेटर इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वेरियस यूनिट्स और डिस्क। इसका तो रीजन आपको पता ही है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आ जाता है क्या, संट कैपेसिटेंस, ठीक, जो कि वोल्टेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देता। ठीक, द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर हैज मच हायर पोटेंशियल देन अदर डिस्क। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। दिस unequal potential distribution is undesirable and is usually expressed in the terms of string efficiency, है ना। किस टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है भाई, स्ट्रिंग एफिशिएंसी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक, अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भैया स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती क्या है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये रेशियो है वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग। ठीक, voltage across the whole string to the voltage across the whole string to the, मतलब voltage across the whole string कहां रहेगा, न्यूमरेटर में, एंड to the के बाद क्या होगा, डिनोमिनेटर। ठीक, to the product of number of disk, मतलब कितने डिस्क वहां पे लगे हुए हैं, एंड the voltage across the disk nearest to the conductor। ठीक, तो यहां पे आप देख लो फॉर्मूले में क्या है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। ठीक, मतलब टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई हाउ मच, n। स्मॉल n का मतलब क्या है, कितने डिस्क आपके स्ट्रिंग इंसुलेटर में लगे हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, है ना। तो उस डिस्क का वोल्टेज जो कंडक्टर के सबसे नियरेस्ट है ना। मतलब 3 डिस्क है, तो इस डिस्क का वोल्टेज जो कि कंडक्टर के सबसे नियरेस्ट है उसका क्या है, मतलब V3 होगा। अगर V1 V2 V3 लेते हैं तो V3 होगा, या जो भी आपका न्यूमेरिकल में निकल के आएगा, है ना। तो इस तरह हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिसाइड करता है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है ना। अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन खराब होगा, किसी इंसुलेटर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल आ गया, तो वो क्या हो सकता है, पंक्चर हो सकता है। तो ये सारी चीजें वहां पे डिसाइड करनी पड़ती है कि कैसा इंसुलेटर हम लगा रहे हैं, कौन से इंसुलेटर में कितना वोल्टेज जाएगा। अगर कहीं ज्यादा वोल्टेज चला गया तो पंक्चर ना हो जाए तो और अच्छा इंसुलेटर लगाना होगा। तो बहुत सारी चीजें वहां पे हम रिसर्च करके वहां पे उसको बैठाते हैं जब हम डिजाइन करते हैं। ओके, तो अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी, तो अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अगर आपको शो हो रही है, आपने पूरा कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब 99%, 100%, 90%, है ना। तो जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्ट्रिंग में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इक्वल होगा, है ना, या ज्यादा यूनिफॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए किसी में 15 15 15 15 kV 15 kV 15 kV सॉरी 11 kV है, तो मान लीजिए किसी में आ गया आपका 1000 वोल्ट, किसी में 1500 वोल्ट, जैसे भी, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, लगभग सब में सेम होगा, अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू ज्यादा है या 100% के करीब है तो। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे जो है ये है इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं वो सब हम देख लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे 2 तरह के कैपेसिटेंस दिखाए गए हैं। ये कौन सा कैपेसिटेंस है भाई, सीरीज वाला, और ये है क्या, शंट वाला। ठीक, दोनों के बीच में एक नोड बन रही है ना। मान लो ये जो सीरीज में जाएगा उसमें कैसे बनेगा, देखें यहाँ पे ध्यान से एक बार। ठीक, पहले डायग्राम, पहले क्या बनाओगे आप, पोल बनाओगे। ठीक, पोल को ऐसे इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होता है, अर्थ से कनेक्टेड। उसके बाद उसकी क्रॉस आर्म के बाद एक एक कैपेसिटर बनाओगे। कितने हैं, मान लीजिए 3 स्ट्रिंग है तो 3 कैपेसिटर बनेंगे, है ना, बनेंगे ना। उसके बाद यहाँ पे
एक एक कैपेसिटर बनेगा किसका, शंट वाला, है ना, यहां जाके कनेक्ट हो जाएगा, फिर इसका वाला भी यहां जाके कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो करंट जाएगी उसको लिखेंगे क्या, जैसे मान लो ये सबसे नीचे वाला है तो इसका वोल्टेज कितना है V3, इसका V2, इसका V1। तो नीचे वाले में करंट कितनी जाएगी, I3 कैपिटल में, याद रखना कैसे, कैपिटल में, कैपिटल I3 सीरीज में, और स्मॉल I3 जो जाएगी वो शंट में। तो यहां देख लो ध्यान से, कैपिटल I3 सीरीज में जा रही है और स्मॉल I3 शंट में। उसी तरह अगले नोड पे आए तो नीचे वाले नोड का नाम क्या दे दिया, C। ये क्या है मेरा, यहाँ पे ये जो मौजूद है ये है क्या है, कंडक्टर है ना। कंडक्टर के बाद ऊपर बढ़ते हैं, तो ऊपर बढ़ेंगे तो कैपिटल I3 सीरीज में, स्मॉल I3 शंट में, और आगे बढ़े तो कैपिटल I2 सीरीज में, स्मॉल I2 शंट में, और आगे बढ़े तो कैपिटल I1 सीरीज में, स्मॉल I1 शंट में। बस इतना ध्यान रखना है। अब एक एक करके एक एक नोड को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने की बात है, उसके पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या ध्यान देने की बात है, जो रेशियो होता है शंट इज टू सीरीज कैपेसिटेंस का, ठीक, शंट इज टू सीरीज कैपेसिटेंस का। यहाँ पे लेट अस सपोज, है ना, हमको ये सपोज कर लेना है कि सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ईच डिस्क क्या है, C है, या सीरीज कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। सेल्फ कैपेसिटेंस क्या है, C है। लेट अस फर्दर एज्यूम, फिर से एक चीज और एज्यूम करनी है, दो चीजें एज्यूम करनी है। पहला सीरीज कैपेसिटेंस कैपिटल C और शंट कैपेसिटेंस कैपिटल C1, ठीक, और दोनों का रेशियो, ठीक, दोनों का रेशियो जो होगा वो होगा K। मतलब क्या, शंट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सीरीज कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा, K। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये K, है ना, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे तो ये K की ही वैल्यू आपको गिवन रहेगी, है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी होगी, है ना। तो क्या K क्या है, K इज द रेशियो ऑफ शंट कैपेसिटेंस टू द सीरीज कैपेसिटेंस। आगे बढ़ते हैं। अब अगर नोड A की बात करते हैं, तो नोड A पे लगाना है भैया कौन सा लॉ, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, ऑल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू ऑल आउटगोइंग करंट, समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। तो नोड A पे देखिए भैया कौन कौन आ रहा है, एक ही चीज आ रही है यहाँ पे, सिर्फ कैपिटल I2 और दो करंटें यहां से जा रही हैं, एक है कैपिटल I1 और एक है कैपिटल स्मॉल I1। ये वाली जा रही है, ये वाली भी जा रही है, और आ कौन रहा है, कैपिटल I2। तो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I1, है ना, यही होगा ना नोड A का इक्वेशन। तो नोड A का इक्वेशन हमने लिख दिया। अब जैसे हम नोड A का इक्वेशन लिखेंगे तो उसको लिखना होगा किसमें, कैपेसिटेंस और वोल्टेज के फॉर्म में। तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज के फॉर्म में I की वैल्यू क्या होती है भाई, I इज इक्वल्स टू होता है क्या, V बाई आर। तो यहाँ पे लेते हैं V बाई XC, XC की जगह क्या रखेंगे, 1 बाई ओमेगा C, और वो ओमेगा C चला जाएगा ऊपर, है ना। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो वो चला जाएगा XC ऊपर, XC हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, V ओमेगा C। अब यहां पे ध्यान देने की बात क्या है, I2 पे वोल्टेज कौन सा है भाई, I2 पे वोल्टेज कौन सा है, V2, तो क्या यूज करेंगे, V2 ओमेगा C। उसी तरह I1 पे वोल्टेज कौन सा है, V1, तो क्या यूज करेंगे, V1 ओमेगा C। उसी तरह स्मॉल I1 पे भी वोल्टेज कौन सा है, V1, तो यूज करेंगे क्या, V1 ओमेगा C1, क्योंकि स्मॉल I1 किस में एंटर कर रही है, C1 में, ना कि C में, है ना। तो क्या होगा, V1 ओमेगा C1, याद रखना है, ठीक, V1 ओमेगा C1। अब देखो इसमें सब में तो ओमेगा कॉमन है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, V2C इक्वल्स टू V1C इक्वल्स टू V1KC, है ना। अब V1C और V1KC में क्या कॉमन है, V1 कॉमन है, तो V1 को बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, ओमेगा C सब जगह कैंसिल हो जाएगा भाई, ध्यान से देख लो यहाँ पे, ओमेगा C कैंसिल, ओमेगा C कैंसिल, ओमेगा C कैंसिल, तो बच गया क्या, V2 इक्वल्स टू V1 प्लस V1K, है ना। तो V1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो मिलेगा क्या हमको, V2 इज इक्वल्स टू V1 1 प्लस K, है ना। तो ये आ गई पहली इक्वेशन। इसी तरह हम जाएंगे किस पे, नेक्स्ट नोड पे। नेक्स्ट नोड क्या है मेरी, नोड B। तो
तो नोड बी पे आओ चेक कर लेते हैं भाई, नोड बी पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो नोड बी पे I3 आ रही है और कैपिटल I2 और स्मॉल I2 जा रही है ना, यही है ना। I3 आ रही है, क्या स्मॉल कैपिटल I3 आ रही है, स्मॉल I2 और कैपिटल I2 जा रहे हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल I3 इक्वल्स टू कैपिटल I2 प्लस स्मॉल I2, है ना। तो क्या लिखोगे भाई, कैपिटल I3 के लिए V3 ओमेगा C, कैपिटल I2 के लिए V2 ओमेगा C, क्योंकि I2 किस में है, I2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है, स्मॉल I2 के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या है, V2 है। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देने की बात है, स्मॉल I2 है ना, ये शंट है, तो ये टोटल वोल्टेज ऐड होगा V1 प्लस V2, है ना। क्या है, स्मॉल I2 जो किस में जा रहा है, शंट कैपेसिटेंस में जा रहा है, तो ऊपर से नीचे पूरा वोल्टेज ऐड होगा, V1 भी ऐड होगा और V2 भी ऐड होगा। ठीक, और वही हम अगर सिर्फ C के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं जो कि सेल्फ कैपेसिटेंस या सीरीज कैपेसिटेंस है, उसके अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ V2 होगा। जबकि अगर हम C1 के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे जो कि सेकेंड नोड का कैपेसिटेंस है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा क्या, V1 प्लस V2। जबकि हम इसके पहले जब ऊपर में देख रहे थे तो सिर्फ वोल्टेज क्या था, V1, है ना। तो क्या हो गया, V1 प्लस V2 ओमेगा C1, लिख सकते हैं, इतना क्लियर है। तो ओमेगा सी फिर सब जगह से कट जाएगा। ठीक, तो फिर क्या बचेगा, V3 इक्वल्स टू V2 प्लस V1 प्लस V2 के, है ना। तो अब क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो गया, KV1 KV2 और V2। तो KV2 और V2 में कॉमन क्या है, V2। तो क्या लिख सकते हैं, KV1 प्लस V2 1 प्लस के। आप एक एक करके कॉपी पे धीरे धीरे नोट करते जाएं, आपको क्लियर होगा। पॉज करें या जैसे भी करें, लेकिन इसके साथ ही साथ आप नोट करते जाएं। ठीक, तो क्या हो गया, KV1 प्लस V2 1 प्लस के, है ना। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, V2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, V2 की जगह यहां पे, है ना। V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस के, तो 1 प्लस के क्या हो गया, 1 प्लस के स्क्वायर, है ना। V2 की जगह लिख दिया क्या, V1 1 प्लस के, तो V1 1 प्लस के मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस के क्या हो गया, 1 प्लस के स्क्वायर। तो बचा क्या, अब अगर हम पूरा V1 कॉमन ले लिए, इसमें भी V1 था पहले वाले टर्म में, इसमें भी V1 था, इसमें भी V1 आ गया, तो V1 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, K प्लस 1 प्लस के स्क्वायर। अब अगर इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस के स्क्वायर को बड़ा करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2K। हाँ, तो 2K प्लस के क्या हो जाएगा, 3K। तो 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V1। तो V3 इज इक्वल टू क्या आ गया, V3 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, है ना। अब थोड़ा आ जाते हैं क्या, थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन कैसे निकलेगी भाई, थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए देखो टोटल वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। तो V1 की वैल्यू तो V1 ही है ना। V2 की वैल्यू क्या आई, ध्यान से देखो, V2 की वैल्यू आई क्या, V1 1 प्लस के, लिख दिया वहां पे। V3 की वैल्यू क्या आ गई, V1 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब दोनों को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, जैसे V1 के उसी तरह फिर लिखेंगे V1, सेकंड वाले में आएंगे तो V1 3V1 के प्लस V1 के स्क्वायर। फिर वहां से हम V1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 3 प्लस 4K प्लस के स्क्वायर। आप कॉपी में खुद से सॉल्व करें और देखिए कैसे आ रहा है। तो 3 प्लस 4K के स्क्वायर को अगर आप करते हो कॉमन लेके तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस के 3 प्लस के। तो ये तीन इक्वेशन हमको ध्यान पे रखनी है। ठीक, ध्यान दे दो, एक ये, फिर ये, और लास्ट में B वाली, V इज इक्वल टू V1 1 प्लस के मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस के। ठीक, अब क्या कर लिया, ये तीन इक्वेशन आ गई। अब तीनों इक्वेशन को एक जगह रख दिए। रखने के बाद क्या कर रहे हैं हम, देखो यहां पे ध्यान से, V1 बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक, और सब में क्या क्या कॉमन है, देखो अगर हम V1 की वैल्यू निकालते हैं तो यहां से पहले वाले इक्वेशन से V1 की वैल्यू क्या आएगी, V2 1 बाई के। दूसरे वाले इक्वेशन से V1 की वैल्यू क्या आएगी, V3 1 प्लस 3K प्लस V3 बाई 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर।
तीसरे वाले से वैल्यू क्या आएगी V1 की, V बाई 1 प्लस के प्लस 3 बाई के, तो वही V1 को यहाँ पे इक्वेट करके रख दिया गया है। ठीक, तो वोल्टेज अक्रॉस द टॉप यूनिट, मतलब टॉप यूनिट क्या है, V1 है, तो वोल्टेज अक्रॉस द टॉप यूनिट क्या आ रहा है यहाँ पे, V डिवाइडेड बाई 1 प्लस के मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस के, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड यूनिट क्या आ रहा है, V2 इज इक्वल्स टू V1 1 प्लस के, वोल्टेज अक्रॉस द ये थर्ड यूनिट है, फ्रॉम टॉप, थर्ड यूनिट फ्रॉम टॉप मतलब सबसे लास्ट यूनिट, तो V3 इज इक्वल्स टू V1 1 प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर, है ना। तो अगर अब हमको स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हम तीनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग आ जाएगा डिवाइडेड बाई n की वैल्यू तो हमको पता है क्योंकि 3 है n की वैल्यू, और वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर मतलब V3 की वैल्यू, तो V3 की वैल्यू पुट कर देंगे, हमको स्ट्रिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब कुछ अगर ऑब्जेक्टिव दे दे, अगर बोले कि ऑब्जेक्टिव में k की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, तो अगर k की वैल्यू 0.2 है तो थोड़ा ध्यान दो, है ना। k की वैल्यू अगर 0.2 है तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1.2 V1, है ना, और V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी तरह V3 कैलकुलेट करोगे k की वैल्यू रख के तो क्या आ जाएगा 1.64 V1, है ना। दिस इज क्लियरली शो दैट डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर हैज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इट, क्योंकि देखो V3 जो है वो 1.64 से मल्टीप्लाई हो रहा है और V2 जो है वो 1.2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कौन ज्यादा से मल्टीप्लाई हो रहा है भैया, V3। इसका मतलब साफ क्लियर दिख रहा है कि V3 जो है उसके पास क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ k, अगर k की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, मतलब शंट कैपेसिटेंस टू द सीरीज कैपेसिटेंस का जो रेशियो है अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो द इनइक्वालिटी इन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डिस्क देयरफॉर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे हम देखते हैं थोड़े न्यूमेरिकल्स, ठीक। अब ये कुछ चीजें हैं जिसे हम सबसे पहले तो क्या है, कुछ मेथड्स हैं जिससे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो कैसे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, ठीक। अगर हम लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करते हैं तो क्या होगा भाई, ये पोल और इस मेटल फिटिंग की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो इसके बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। और आगे आप पढ़ सकते हो यहाँ पे k की वैल्यू भी है, k इज इक्वल टू शंट कैपेसिटेंस बाई सीरीज कैपेसिटेंस, तो शंट कैपेसिटेंस वो न्यूमरेटर में है, अगर उसकी वैल्यू घटेगी तो पूरी वैल्यू ही घट जाएगी, है ना। उसके बाद यूज होता है बाई ग्रेडिंग द इंसुलेटर, ठीक। अब अगर क्या किया जाए कि अलग अलग डायमेंशन का इंसुलेटर ही चूज कर लिया जाए, है ना, मतलब अलग अलग साइज का इंसुलेटर चूज कर लिया जाए, जिससे क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म बना सकते हैं। अगर मान लीजिए एक छोटा, एक उससे बड़ा हम इंसुलेटर चूज कर लिए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है बाय यूजिंग द गार्ड रिंग। अब गार्ड रिंग का काम क्या होता है, द पोटेंशियल अक्रॉस द ईच यूनिट इन अ स्ट्रिंग कैन बी इक्वलाइज्ड बाय यूजिंग गार्ड रिंग विच इज अ मेटल रिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द कंडक्टर एंड सराउंडिंग टू द बॉटम ऑफ इंसुलेटर, है ना। तो ये एक तरह की रिंग है जो कि बॉटम ऑफ इंसुलेटर के सराउंडिंग कनेक्टेड होती है। तो गार्ड रिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करती है कैपेसिटेंस बिटवीन मेटल फिटिंग्स एंड द लाइन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मेटल फिटिंग और लाइन ऑफ कंडक्टर के बीच क्या करती है, कैपेसिटेंस को बनाती है। गार्ड रिंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच अ वे दैट द शंट कैपेसिटेंस करंट स्मॉल I1 and I2 etc. are equal to the metal fittings line and the capacitance current I1 and I2 etc. The result is the same charging current I flow the each unit of string, ठीक। तो इसकी थ्योरी थोड़ी अलग है। अब देखो यहाँ पे एक और कैपेसिटेंस बन रहा है, ठीक, एक कैपेसिटेंस बन रहा है क्या, गार्ड रिंग। अब ये गार्ड रिंग जो है वो कंडक्टर से कनेक्टेड है, तो गार्ड रिंग में करंट कौन भेज रहा है, कंडक्टर भेज रहा है, और यहाँ पे मेटल फिटिंग पहले से प्रेजेंट है, गार्ड रिंग भी किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। तो इसके बीच
और ये मेटल फिटिंग के बीच में ये कैपेसिटेंस डेवलप होगा, ठीक, जो कि इस करंट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, जो कि शंट करंट में है, ठीक। तो जैसे ही वो उसको बैलेंस करेगा वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो नोट पे क्या हो रही है, एक I1 जा रही है, एक I1 आ रही है, तो इसके चलते ये बैलेंस होगा और शंट कैपेसिटेंस नेग्लेक्ट हो जाएगा और पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो न्यूमेरिकल के से पहले हमको कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। पहला, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, ठीक, जो डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर होगी उसके पास क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा, ठीक। नेक्स्ट, द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द फेज वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज जो अक्रॉस द स्ट्रिंग है वो किसके इक्वल होगा, फेज वोल्टेज के इक्वल होगा, ठीक। तो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज बिटवीन लाइन एंड अर्थ। क्लियर है। अब देखो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में डिफरेंस क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, दैट मीन्स फेज वोल्टेज, √3 फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज को और क्या क्या बोला जाता है, अब ये इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा होगा, वोल्टेज बिटवीन लाइन एंड अर्थ दैट मीन्स फेज वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग दैट मीन्स फेज वोल्टेज। अगर आपका लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में क्या, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग दैट मीन्स वो क्या है, फेज वोल्टेज है। वोल्टेज बिटवीन द लाइन एंड अर्थ क्या है, फेज वोल्टेज है, याद रखना है। और फेज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, लाइन वोल्टेज बाई √3, या लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई फेज वोल्टेज। तो ये सारी बातें ध्यान पे रखनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक 33 kV की ओवरहेड लाइन है, ठीक, उसके पास 3 यूनिट है स्ट्रिंग इंसुलेटर की। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ ईच इंसुलेटर pin and earth is 11% of cell capacitance of each insulator, find the distribution of voltage over 3 insulator and string efficiency। जो ये 11% है वही क्या है, K की वैल्यू है ना, ध्यान रखना है, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन अ 33 kV ओवरहेड लाइन, ठीक, 33 kV जो है वो है आपका कौन सा, फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज कैसे निकालोगे भैया, है ना, सॉरी 33 kV जो है वो है क्या, लाइन वोल्टेज, है ना। ओवरहेड लाइन, इन अ 33 kV ओवरहेड लाइन कौन सा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज कैसे निकालोगे, 33 डिवाइडेड बाई √3, तो आ जाएगा कितना, 19.05। 11% आपको दिया हुआ है क्या, कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर एंड पिन एंड अर्थ इज 11% ऑफ सेल कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट। तो शंट कैपेसिटेंस और सेल कैपेसिटेंस का रेशियो दिया है 11%, दैट मीन 0.11। वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग मतलब टोटल वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग मतलब क्या, टोटल वोल्टेज की वैल्यू पहले से दी हुई है कितनी, 33 kV, जो कि क्या है, कौन सा वोल्टेज है, 33 kV कौन सा वोल्टेज है भैया, ध्यान दीजिए क्या लिखवाए थे यहाँ पे, 33 kV कौन सा वोल्टेज होगा, यहाँ पे बताइए, लाइन वोल्टेज होगा। तो लाइन वोल्टेज दिया हुआ, तो लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 19.05। फिर सेम वही सारा प्रोसेस करेंगे, ठीक। अब देखिए एक तो तरीका ये है कि आप जंक्शन बाई जंक्शन करते चलो जैसे पहले किया है, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई जंक्शन बाई जंक्शन आपको करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला क्या था, V2 = V1 1 + K, ठीक। V2 की वैल्यू हमको पता नहीं, V1 की वैल्यू पता नहीं, लेकिन K की वैल्यू तो पता है, तो K की जगह हम पुट करेंगे क्या, 0.11, तो वो हो जाएगा 1.11 V1, ठीक। उसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन क्या आई थी भाई, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, यहां देखो, V3 = V1 1 + 3K + K²। तो अगर आप नेक्स्ट इक्वेशन में दो इक्वेशन लिख लो, सबसे पहले अगर 3 इंसुलेटर का क्वेश्चन दिया है तो आप डायरेक्ट लिख लो ऐसे, V2 = V1 1 + K, V3 = V1 क्या था, 1 + 3K + K², ठीक। कुछ नहीं करना है इसमें, K की वैल्यू पुट करनी है, ये क्या आ जाएगा 1.342, 1 है, 3 के बाद क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.11, 0.33, 1 0.100 0.33, और क्या आएगा K² 0.11 का होल स्क्वायर। तो अब जब ये सारी चीजें पुट करोगे तो यू विल गेट 1.342 V1, ठीक।
उसके बाद तीनों वोल्टेजेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, V1 1 प्लस के, तो उसकी वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 1.11 के, V1 प्लस 1.11 क्या, V1 प्लस 1.342 V1। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख दोगे इक्वल्स टू कैपिटल V। तो कैपिटल V जब आपने पुट किया तो इतनी सारी चीजें आ गई, तो फाइनल वैल्यू क्या आई 3.452 V1। कैपिटल V की वैल्यू आपको पहले से पता है क्या है 33/√3। तो 19.05 जब आप पुट करोगे वहां पे तो आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, V1 की वैल्यू जैसे मिली भैया, तो V1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, V2 की वैल्यू मिल जाएगी। V1 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो V2 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। उसी तरह जब आप ठीक V1 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो V3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक एक करके सारी वोल्टेज निकाल लिए गए हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग तो हमको पहले से पता है कितनी है 19.05, पुट की 19.05 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसुलेटर कितने 3 मल्टीप्लाइड बाय नियरेस्ट टू द कंडक्टर। वोल्टेज अक्रॉस द इंसुलेटर नियरेस्ट टू द कंडक्टर मतलब V3, उसकी वैल्यू कितनी है 7.4, पुट किया, हमको स्ट्रिंग एफिशिएंसी मिल गई 85.8%। तो इसको अच्छे से सॉल्व करें, है ना, खुद से सॉल्व करने, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे ही एग्जाम में। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3-फेज ट्रांसमिशन लाइन बीइंग सपोर्टेड बाय 3 डिस्क इंसुलेटेड, द पोटेंशियल टॉप। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग सीन है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक तीन पेज की ट्रांसमिशन लाइन है। अब पहला देखो 2 डिस्क का वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पे। द मिडिल यूनिट आर 8 kV एंड 11 kV रिस्पेक्टिवली across the top unit. The potential across the top unit near to the tower 8 kV and 11 kV. Calculate the ratio of capacitance between pin and earth. K की वैल्यू पूछ रहा है, लाइन वोल्टेज पूछ रहा है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है ना। तो V1 और V2 की वैल्यू दी हुई है, टॉप और मिडिल की वैल्यू दी हुई है 8 kV और 11 kV, है ना। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बताइए किसकी वैल्यू पूछ रहा है, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस एंड सेल्फ कैपेसिटेंस, संट बाय सेल्फ मतलब के की वैल्यू, लाइन वोल्टेज, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। कैसे निकाला गया देखिए ध्यान से। I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस स्मॉल I1, सारी वैल्यू पुट। V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस के होता है, हम जानते ही हैं। ठीक, तो V1 V2 की वैल्यू तो पहले से दी हुई है, तो V1 V2 पुट किया, के की वैल्यू निकाल ली। अब के की वैल्यू जैसे निकली हमने V3 की वैल्यू निकाल ली, है ना। V3 इज इक्वल टू क्या होता है, V1 याद करिए 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 3k, है ना। जो भी होता है यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है, ध्यान से देख लेंगे क्या होता है। V3 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर। वहां पे फिर से हम अब क्या पुट कर देंगे भाई, V1 की वैल्यू पुट कर देंगे या k की वैल्यू पुट कर देंगे, वी विल गेट अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। V3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, V1 V2 V3 आ गया तो आपको क्या मिल जाएगा, फेज वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक, फेज वोल्टेज जैसे मिलेगा आप लाइन वोल्टेज निकाल सकते हो √3 से मल्टीप्लाई करके। अब आपको लाइन वोल्टेज मिल गया, दैट मीन्स दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। तो फेज वोल्टेज कितना आया है, पहले ही हमको 37.12 पुट किया। उसके बाद नंबर ऑफ इंसुलेटर कितने हैं 3, और क्या दिया हुआ है नियरेस्ट टू द कंडक्टर, मतलब जो स्ट्रिंग नियरेस्ट टू द कंडक्टर है या इंसुलेटर नियरेस्ट टू द कंडक्टर है उसमें वोल्टेज कितना है 18.12 पुट किया, स्ट्रिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन चेंज कर सकता है, ये नहीं कि एक ही तरह का क्वेश्चन दे सकता है। तो हम 2-3 तरह के क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट इज 17.5 kV। ठीक, तो आपको जानना है सबसे पहले कि क्या चीजें दी हुई हैं, कैसे निकालना है ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या दी, ईच ऑफ द 3 फेज लाइन सस्पेंडेड बाय द 3 सिमिलर इफ द वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट इज 17.5 kV, कैलकुलेट द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, एज्यूम दैट शंट कैपेसिटेंस बाय सीरीज कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी है 1/8, है ना। 1/8 मतलब कितना आ जाएगा भैया 0.125, है ना, 0.125। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, V2 इज टू V1 1 प्लस के, तो आपने पुट कर लिया 1/8 की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे इफ द वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट मतलब सबसे नियरेस्ट यूनिट टू द कंडक्टर, उसकी वैल्यू दी है V3 की वैल्यू कितनी 17.5। ठीक, तो पहला तो आपने निकाल लिया क्या, V2 इज टू 1.125 V1। ठीक,
1/8 से 0.125, उसके बाद पुट किया 1.125 V1, उसी तरह V3 निकाल लोगे, V3 इज इक्वल टू क्या होगा, फिर 1 + 3 के प्लस के स्क्वायर, तो वहां से आप V3 निकाल लोगे तो वो आ जाएगा 1.39 V1, ठीक। फिर तीनों को ऐड कर लो, V1 + V2 + V3, तीनों ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा वैल्यूज, ठीक। निकाल सकते हैं ना। V3 की वैल्यू तो हमको पहले से पता है, तो V3 की वैल्यू अगर हमको पहले से पता है कितनी 17.5 kb, तो वहां से हम V1 निकाल सकते हैं, V1 के बाद हम V2 निकाल सकते हैं, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44.25। उसके बाद स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता ही है, फेज वोल्टेज या स्ट्रिंग का पूरा वोल्टेज 44.25 डिवाइडेड बाई 3 क्रॉस 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ से आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी स्ट्रिंग एफिशिएंसी के मैंने 3 अलग अलग न्यूमेरिकल्स दिखाए, तो इन तीनों में से कोई एक आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और भी आपके बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें और प्रैक्टिस करते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।